हेलो बेटा। बेटा प्रॉपर्टी की बात कर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक प्रॉपर फॉर्मेट में देखते हैं, है ना, कि हमें क्या क्या करना है। अगर मैं आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करूं तो जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखना है वो 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 3 पार्ट में। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे पास 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट होता है जब चार्ज किस में होगा? रेस्ट में। किस में होगा चार्ज? रेस्ट में। और जब कोई भी चार्ज रेस्ट में प्रेजेंट होता है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। और ये जो पहला पार्ट होता है जब चार्ज रेस्ट में होता है, ये भी हमारा फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला पार्ट जो हमको रीड करना होता है इलेक्ट्रो वन। इलेक्ट्रो वन मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1। इसके अंदर हम पढ़ते हैं बेटा कूलम्ब्स लॉ और उसके बहुत सारे क्वेश्चन, यानी हमें कूलम्ब्स लॉ का मैकेनिक्स पढ़ना होता है, ठीक है। जो सेकंड पार्ट होता है इसके हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2, यानी जिसको इलेक्ट्रो 2 भी बोलते हैं। इसके अंदर हम पढ़ते हैं बेटा कंडक्टर्स एंड गॉस लॉ, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट होता है हमारे पास, वो थर्ड पार्ट होता है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। बट जब कोई भी चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, तो यहाँ पे चार्ज क्या करेगा? मोशन। और मोशन भी कैसे करेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से। जब कोई भी चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता है तो हमें उस टाइम पे पता है कि वो साथ के साथ क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। यानी जब कोई भी चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा उसे मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। आपने 10th क्लास में भी एक चैप्टर पढ़ा हुआ जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तेरे को याद आ रहा होगा, 10th क्लास में सेकंड चैप्टर होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और उसमें हम ये लोग पढ़ते हैं कि जब किसी भी कंडक्टर के अंदर, जैसे मेरे पास कोई कंडक्टर है, इसको किसी बैटरी के साथ मैंने कनेक्ट किया तो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। तो करंट जब जाता है तो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना। तो जब कोई भी करंट की अगर मैं बात करूं, यानी कोई भी चार्ज जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सेकंड पार्ट है जिसमें चार्ज मोशन में होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, तो उसके अंदर हमें पढ़ना होता है बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका दूसरा पार्ट हमें पढ़ना होता है मैग्नेटिज्म। इसके बाद हमें पढ़ना होता है अल्टरनेटिंग करंट और इसके बाद हमें पढ़ना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन कर रहा होगा, यानी जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन करता है तो देख, जब रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है बस। जब वो मोशन में होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बट लेकिन जब कोई भी चार्ज एक्सेलरेशन कर रहा होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, बट इसके साथ और क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा ही करेगा और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस होते हैं उसके अंदर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं, नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ये लाइट की स्पीड से फ्लो करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ही अंदर हम पढ़ेंगे एक्स रे, गामा रेज, बीटा रेज, है ना। ये सब किसके अंदर पढ़ता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। तो जो फर्स्ट पार्ट आपकी बुक का है वो पूरा का पूरा इसके ऊपर है, वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। और जो सेकंड बुक है, जो आपके पास सेकंड बुक का पार्ट है, सेकंड बुक के अंदर एक छोटा सा चैप्टर दे रखा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। ये एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है। तो मैंने तेरे को पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तोड़ के दिखा दिया कि हमें फर्स्ट बुक के अंदर क्या पढ़ना है। ये पूरा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है बेटा। जो आपकी फर्स्ट बुक जो है फिजिक्स की, उसमें हमें ये पढ़ना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज आपको स्टार्ट करा रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 1, यानी इलेक्ट्रो 1 कूलम्ब्स लॉ। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बाद का पार्ट है, फर्स्ट चैप्टर की स्टडी हो रही है ये। तो इसके अंदर हम जो सबसे पहले पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं, इलेक्ट्रो 1। मैं तेरे को बिल्कुल स्टार्टिंग से और पूरा बताऊंगा। इलेक्ट्रो 1 कूलम्ब्स लॉ।
किसने दिया था? चार्ल्स अगस्टीन 1785 के अंदर दिया था बेटा ये, ठीक है। कूलम्स लॉ क्या कहता है? बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से करते हैं। व्हाट इज कूलम्स लॉ? क्या बोलता है कूलम्स लॉ? देख, कूलम्स लॉ गिव्स इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन चार्जेस। अगर मेरे पास चार्जेस हैं तो उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स बताता है कि कैसे एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। देख, जैसे मैं बोल रहा हूँ तेरे पास एक Q1 चार्ज है और दूसरा मैं कह रहा हूँ Q2 चार्ज है, ठीक है। तो अगर दोनों सेम चार्ज है, Q1 और Q2 दोनों सेम है, यानी सेम मतलब दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये Q1 Q2, इसका मास मैं कह रहा हूँ m और इसका मास मैं कह रहा हूँ m। तो Q2 क्या करेगा? इस पे किधर फोर्स लगाएगा? तो Q2 इस पे किधर फोर्स लगाएगा और उस फोर्स को मैंने बोला F12। F12 का मतलब है फोर्स ऑन वन ड्यू टू चार्ज टू। अब ये Q1 क्या करेगा? इस Q2 पे इधर फोर्स लगाएगा और उसको मैंने बोला F21, फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू चार्ज वन। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मैंने उसको R कंसीडर कर लिया है। तो कूलम्स लॉ बोलता है कि ये जो, जैसे मैं कह रहा हूँ Q1 है और ये चार्ज Q2 है, ये दोनों चार्ज हमेशा एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फोर्स, ठीक। अब बोला क्या गया कि यहाँ पे जो ये फोर्स होता है, वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपस में होता है सेम। यानी F12 पे लगने वाला फोर्स F21 के इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन दोनों की क्या होंगी? अपोजिट। कहने का मतलब ये Q2 इस पे जो इधर फोर्स लगा रहा है और Q1 इस पे जो इधर फोर्स लगा रहा है, दोनों मैग्नीट्यूड में आपस में सेम, बट डायरेक्शन दोनों की क्या होती है? अपोजिट। देख, तू ध्यान से भी देख, Q2 इस पे इधर फोर्स लगा रहा है और Q1 क्या कर रहा है? इस पे इधर फोर्स लगा रहा है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में सेम है, बट देख डायरेक्शन दोनों की क्या है? अपोजिट। डायरेक्शन दोनों की क्या है? अपोजिट। तो इसलिए हमने बोला F12 किसके? केवल F21 के, बट डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स लगता है उसको हम बोल सकते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। यानी जो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स होता है वो क्या होता है? एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। अब देख, मैं तेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे मैंने बोला ये मेरे पास चार्ज 3 किलोग्राम, ये मैंने बोला ये चार्ज मेरे पास 2 कूलम, ये मैंने बोला मेरे पास चार्ज 4 कूलम, ये मैंने बोला चार्ज मान लिया 4 कूलम और मास कितना बोल दिया? 4 कूलम। इनिशियली मैंने दोनों को फिक्स कर रखा है। इनिशियली क्या कर रखा है? फिक्स, यानी ऐसे बांध के रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है। अब देख, दोनों पॉजिटिव है, देख ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे। बट जैसे ही मैं एक दूसरे को इन्हें छोड़ूंगा तो छोड़ने के बाद क्या होगा? ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा, और फोर्स की वजह से दोनों क्या करेंगे? मोशन। क्या करेंगे? मोशन। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि थोड़ी देर बाद क्या हुआ? आफ्टर 10 सेकेंड बाद मैंने इसको रिलीज कर दिया। रिलीज, स्टार्टिंग में क्या कर रखा था? फिक्स, और बेटा मैंने 10 सेकंड बाद क्या कर दिया? इसको रिलीज कर दिया। तो देख, जैसे ही मैं इसको रिलीज करा मैंने, तो मैंने आपसे बोला कि ये जो 2 कूलम वाला चार्ज था ये इधर की तरफ मोशन करने लगा और इसकी वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी थी? 4 मीटर पर सेकेंड। ये जो दूसरा चार्ज था 4 किलोग्राम वाला, इसकी वेलोसिटी इधर है 2, इसकी वेलोसिटी हमें बतानी है। मैंने आपसे कहा कि इसकी वेलोसिटी फाइंड करके दिखाओ, क्वेश्चन ये था। देखो दोबारा सुनो, क्वेश्चन दे रखा है एक चार्ज 3 कूलम का, एक चार्ज 2 कूलम का, दूसरा 4 कूलम का, इसका मास 3 किलोग्राम, इसका कितना? 4 किलोग्राम। दोनों को स्टार्टिंग में क्या करके रखा है? फिक्स करके रखा हुआ है, और दोनों देख एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे बट फिक्स करके रखा हुआ है। बट जैसे ही मैंने दोनों को रिलीज कर दिया तो ये वाला क्या कर रहा होगा? इस पे इधर फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला क्या कर रहा होगा? इस पे इधर फोर्स लगा रहा होगा। तो इसकी वजह से इस पे जो इधर फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन डेवलप हुआ, और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आई 4 मीटर पर सेकेंड। मुझे बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देख, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, बता कैसे करेंगे। हो गया ट्राई। देख देख, इस टाइप के क्वेश्चन को हम करते हैं कंजर्वेशन से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देख कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम
इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम, वो हमेशा क्या होता है सेम, यानी स्टार्टिंग में जो टोटल मोमेंटम था ना और जो बाद में टोटल मोमेंटम है वो हमेशा क्या होता है सेम। तो देख इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ऐसा कोई भी बच्चा तुम में से नहीं होगा जो इसको नहीं पढ़ के आया होगा, 9th क्लास में सबने पढ़ा होता है ये, ठीक है। तो देख एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये दिख भी रहा है इसमें, इतना नहीं, हाँ प्रॉपर दिख रहा है। तो देख m1u1 m2u2 m1v1 प्लस m2v2 आपस में क्या होता है इक्वल। तो देख इसके अकॉर्डिंग वैल्यू रखना शुरू कर। तो देख m1 कितना है 3 किलोग्राम और इनिशियली क्या था फिक्स थे, तो वेलोसिटी कितनी 0। m2 कितना 4, इनिशियली क्या था फिक्स थे। m1 देख, अब देख बाद में क्या हुआ, m1 कितना 3, वेलोसिटी कितनी डेवलप हुई 4, बाद में इस पे 4 बट वेलोसिटी हमें इसकी निकालनी है, मुंह पे है ही नहीं। तो देखिए पूरा पोर्शन क्या हुआ 0, ये 0, ये कितना 0, तो ये पूरा कितना हुआ 0। समझ आ रही है बात। इज इक्वल टू 12 प्लस 4 इंटू वी, तो देख -12 इज इक्वल टू 4v, और देख यहाँ पे कितना आया मेरे पास, यहाँ पे देख -12 इक्वल टू 4v, 4 3 12, तो वेलोसिटी कितनी है मेरे पास -3 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब बेटा ये जो दूसरा वाला चार्ज जाएगा ना वो इधर किस वेलोसिटी से जाएगा, हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड से। और ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर मैं इधर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं तो दूसरा वाला जो चार्ज है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगा, 3 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा, ठीक है। फिजिक्स में जो बेटा माइनस साइन होता है ना वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अरे हाँ ना तो बोल यार। तो जो फिजिक्स में माइनस साइन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। तो आप इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कर सकते हो, ठीक है। आगे देख, ये मैंने आपको वैसे ही क्वेश्चन बीच में करा दिया था, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है ये। आगे देख, तो बेटा कूलम्ब्स लॉ में हमने देखा कि ये जो फोर्स है F21 माइनस F12, यानी दोनों जो फोर्स होती हैं वो मैग्नीट्यूड में क्या होती हैं सेम, बट लेकिन डायरेक्शन में क्या होती हैं अपोजिट, इसलिए हमने इनको क्या बोल दिया एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। अब एक बहुत ही समझदार बच्चा अगले दिन आता है और वो बोलता है अच्छा सर ठीक है आपने मुझे बताया कि हाँ भाई ये दो चार्ज है, ये रहा Q1 ये रहा Q2 और दोनों एक दूसरे के बीच में फोर्स लगा रहे हैं इस तरीके से और डायरेक्शन अपोजिट है ना, डायरेक्शन भी अपोजिट है और मैग्नीट्यूड में सेम है, ठीक है सर, ओके सर, तो ठीक है। तो उन्होंने कुछ इस तरीके से करा, उसने बोला कि मेरे पास अगर ये चार्ज कोई है Q1, ये कोई मेरा चार्ज है कितना Q2, डिस्टेंस बीच में कितना ले लिया R, तो सर आपने बोला था कि Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। उसने बच्चे ने फोर्स इस डायरेक्शन में कंसीडर कर लिया F12, और जो दूसरा फोर्स है सर, हाँ ठीक है सर आपने बताया था डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होती है, ठीक है सर, बताना सर क्या ये भी पॉसिबल सही है? यार बात तो बच्चे ने सही कही थी बट एक्चुअल में सही नहीं है। F12 जो आप लेते हो ना ये हमेशा F12 और F21 जो लोगे आप ये अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग लोगे, क्या लोगे, अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग। कहने का मतलब कि जो कूलम्ब्स लॉ होता है वो कूलम्ब्स लॉ बिल्कुल सही बात है कि दोनों फोर्स आपस में क्या होती है मैग्नीट्यूड में सेम होती है, डायरेक्शन में अपोजिट होती है, बट फोर्स की डायरेक्शन हमेशा वो कंसीडर करनी है जो अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग हो। अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग मतलब आपको F1 F12 और F21 इस लाइन पे लेने हैं, ना कि इस लाइन पे जो फोर्स चार्ज 1 पे लगेगी इस 2 की वजह से वो आपको इधर लेना है F12, ठीक है। और इस 1 की वजह से इस 2 पे जो फोर्स लगेगी वो इधर नहीं लेना, वो लेना है इधर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है बेटा, जो फोर्स देखो बिल्कुल सही बात है उसकी सर ये भी अपोजिट है, डायरेक्शन में अपोजिट है, बट लेकिन रूल क्या कहता है बेटा कि जो फोर्स आप लोगे वो अलोंग दी लाइन के ज्वाइनिंग के लोगे, यानी जो लाइन इन दोनों चार्ज को ज्वाइन कर रही है उसके अकॉर्डिंग ही आपको फोर्स खोलना है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बात निकल कर आई, देखो जब दो फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं तो उनको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है।
बट लेकिन जब वो दोनों फोर्स अलोंग द लाइन के ज्वाइनिंग लेंगे, जब वो दोनों फोर्स हम कहा लेंगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तो बेटा उस कंडीशन में हम बोलेंगे दिस इज अ सेंट्रल फोर्स। कैसी फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। ये एक्शन रिएक्शन तो है ही, बट साथ में ही क्या है? सेंट्रल फोर्स। क्या है ये? सेंट्रल फोर्स। देखो जब एक्शन रिएक्शन होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो हम बोलते हैं जब फोर्स आपस में मैग्नीट्यूड में आपस में इक्वल होती है, जैसे मैंने बोला F12 और F21 आपस में मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट, तो हम बोलेंगे एक्शन रिएक्शन पेयर। बट लेकिन अगर ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लग रहे हैं, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तो हम इसको बोलेंगे सेंट्रल फोर्स। क्या बोलेंगे? सेंट्रल फोर्स। कहने का मतलब जो हमारे पास कूलम्ब्स फोर्स होता है ना, ये एक्शन रिएक्शन तो है ही, बट साथ के साथ ये सेंट्रल फोर्सेस भी हैं। यानी जो फोर्स लग रही है यहाँ पे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगी, यानी दो चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लगेंगी। अब एक बात मुझे बताओ कि ये जो चार्ज है, इन दोनों को चार्ज को हम कैसे जोड़ रहे हैं? ऐसे ऐसे जोड़ रहे हैं क्या? नहीं, हम इनको कैसे जोड़ रहे हैं? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से। तो इसी स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। इसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या लगेगी? इन दोनों पे फोर्स लगेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है? ये वाली बात समझ आई बेटा? आगे देखो, तो हमें ये पता लगा कि कूलम्ब्स लॉ के अंदर ये एक्शन रिएक्शन तो है ही, एक्शन रिएक्शन पेयर तो है ही, बट साथ के साथ ही क्या है? सेंट्रल फोर्स। कैसी फोर्स है बेटा? सेंट्रल फोर्स। यानी ये हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगी, ठीक है? अब थोड़ा स्पीड से करते हैं, तुम पक जाओगे वरना। अब थोड़ा स्पीड से करते हैं। देखो तो जो फोर्स लग रही है वो सेंट्रल फोर्स है, दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है? ये वाली बात समझ आई। अब उन्होंने बोला यहाँ पे जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, जैसे मैं कह रहा हूँ F12 F21, ये दोनों जो फोर्स होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज Q1 के। ये फोर्स दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? R स्क्वायर के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? R स्क्वायर। तीनों को कंबाइन किया, ऑन कंबाइनिंग, जैसे ही हम इन तीनों को बेटा कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने के बाद पता लगता है, इसको मैंने एक नाम दे दिया F वेक्टर, ठीक है? तो जब तीनों को हम कंबाइन करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1 Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? R स्क्वायर के। जैसे ही आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे मैं बोलता हूँ K। क्या बोलता हूँ? K। और ये K होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे इस K को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अरे हाँ ना तो बोल। तो यहाँ पे जो K होता है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं बेटा, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? देख और देख अभी, देख तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये टोटल फॉर्मूला हुआ हमारे पास, ठीक है? अब यहाँ पे जो Q1 Q2 होते हैं ये तो दो चार्जेस हैं, ये हमारे पास क्या है? चार्जेस, और उनका भी क्या है? मैग्नीट्यूड। क्या है ये? मैग्नीट्यूड, ठीक है? दूसरा अगर मैं बात करूं R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैंने बोला क्या बेटा? R, ठीक है? और यहाँ पे जो K होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है सर? एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। जब ये चैप्टर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो आपको इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का मीनिंग समझ में आएगा। और इस K की वैल्यू देखो, 1 भी कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट, पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखो देखो बेटा, 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, 3.14 भी कांस्टेंट, है ना? तो बार बार इसको सॉल्व ना करना पड़े, हमने एक ही साथ इसके अंदर वैल्यू रखी, देख 1 की भी रखी, 4 तो 4 आई, पाई 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया
तो k यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आई सॉल्व करके 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ आ रही है बेटा? अरे हाँ ना तो बोल यार। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है इसके अंदर हमें पूरी वैल्यू मिल गई। k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स का जो फाइनल फॉर्मूला निकल कर आ गया ना, उसका एक बार रिव्यू ले लेते हैं, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। तो फोर्स का जो फाइनल फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। यानी अगर आपके पास कोई भी दो चार्जेस हैं, ये Q1 है और ये Q2 है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर R है, तो दोनों चार्ज एक दूसरे पे हमेशा फोर्स लगाएंगे और फोर्स की वैल्यू होगी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समझ आ रही बात? K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू हमेशा याद रखनी है। दूसरी बात और देखो, एक कंडीशन और, अगर कोई भी दो चार्ज आप जिनकी बात कर रहे हो, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट है 0 से छोटा, या फिर अगर जो भी दो चार्ज आप बात कर रहे हो इन दोनों का प्रोडक्ट है 0 से बड़ा, अगर दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है तो ये हमेशा एक दूसरे को करेंगे रिपेल। क्या करेंगे? रिपेल। अगर इन दो चार्जेस का प्रोडक्ट 0 से छोटा है तो ये एक दूसरे को करेंगे बेटा अट्रैक्ट। क्या करेंगे? अट्रैक्ट। देख जैसे एग्जांपल, जैसे मैं कह रहा हूँ एक -2 कूलम है, एक है 2 कूलम, तो दोनों इन तरफ प्रोडक्ट कर तो कितना है? देख -4, और देख -4 यानी 0 से छोटा, यानी देख जो दो अपोजिट चार्ज होंगे उनका हमेशा प्रोडक्ट क्या होगा? 0 से छोटा, और ये दोनों हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो इसलिए हमने बोला कि अगर कोई भी दो चार्ज, जैसे मैंने बोला -1 और दूसरा बोला मैंने 1, तो -1 की 1 से करी क्या है? -1 क्या है? 0 से छोटा, इसलिए एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। दूसरा मैं कह रहा हूँ 1 कूलम और दूसरा कह रहा हूँ मैं 2 कूलम, तो देख दोनों का प्रोडक्ट कर कितना है? 2 कूलम। 2 कूलम क्या है? 0 से बड़ा, यानी दो चार्जेस का प्रोडक्ट अगर 0 से बड़ा है तो वो हमेशा एक दूसरे को करेंगे रिपेल। अगर दो चार्जेस का प्रोडक्ट अगर 0 से छोटा है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो बेटा फाइनल फॉर्मूला एक बार लास्ट बार बता रहा हूँ, तो कूलम्स लॉ ने हमें बताया था, पूरा रिपीट कराऊंगा, पूरा का पूरा अभी तक जो भी हमने किया पूरा का पूरा रिपीट कराऊंगा। कूलम्स लॉ ने क्या कहा? कूलम्स लॉ चार्ल्स अगस्टिन 1785 के अंदर हमें बताया गया। उन्होंने बोला अगर मेरे पास एक Q1 चार्ज है, एक दूसरा Q2 चार्ज है, तो दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। ये जो फोर्स इस पे लगाएगा और ये वाला जो फोर्स इस पे लगाएगा, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा सेम होगा, बट डायरेक्शन में क्या होगा? अपोजिट। इसीलिए इस फोर्स को हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर। बट बाद में हमें पता लगा, एक बच्चे ने एक एग्जांपल लिया कि सर एक फोर्स ऐसे साले एक फोर्स नीचे, तो हमने उसने बोला कि नहीं बेटा ये गलत है, फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन जॉइनिंग लेना है। कहाँ लेना है? अलोंग द लाइन जॉइनिंग। जैसे चार्ज Q1 ये रहा, Q2 ये रहा, तो इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग लेना है हमेशा। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इट इज अ सेंट्रल फोर्स। कैसी फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। और दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पे Q1 चार्ज Q1 है, Q2 वैल्यू है Q2 की, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? R। बेटा जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें बहुत बढ़िया कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल कराऊंगा, जेई में आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा, नीट में आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा और एनसीईआरटी के एग्जांपल कराऊंगा। ठीक है, ओके बाय।